हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भरद्वाज गुरुकुलम। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का वो फिनोमेना है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ऑब्लिकली जाती है, तब वह अपनी डायरेक्शन में कुछ चेंजेस लाती है। अगर मान लीजिए ये नॉर्मल है, यानी इस इंटरफेस पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ये इंसिडेंट रे है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जब वो दूसरे मीडियम में जाएगी तो या तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाएगी या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसको जानते हैं। लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, मान लीजिए पहला मीडियम रेयरर है और दूसरा मीडियम डेंसर है। इन दोनों वर्ड्स को समझ लीजिए। अगर कोई मीडियम डेंसर है, इसका मतलब पहले वाले की तुलना में ये वाला मीडियम ज़्यादा घनत्व, इसका डेंसिटी ज़्यादा है, यानी यहाँ पर पार्टिकल्स और ज़्यादा क्लोज हैं, थोड़ा और अगर साइंटिफिक टर्म में समझे तो। और ये वाला मीडियम क्या होगा, इस मीडियम के कंपैरिजन में रेयरर होगा, यानी यहाँ पर डेंसिटी कम होगी। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या होता है। लाइट रे नॉर्मल की तरफ और नॉर्मल से अवे क्यों बेंड होती है। लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करेगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम रहेगा। ये रिफ्रैक्टेड रे है। दूसरा केस ये है कि अगर लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, तब क्या होगा, तब लाइट रे जो जा रही है वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ये हो गया दोनों का मतलब। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, अगर आप किसी पॉन्ड में या किसी टैंक में नीचे एक सिक्का रखते हैं और जब आप उसको ऊपर से देखते हैं तो वो सिक्का पानी डालने के बाद वो सिक्का आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट रे अब यहाँ से जो इस ऑब्जेक्ट से चल करके आपकी आंखों में जा रही थी, और वो क्या कर रही है, वो दो मीडियम चेंज कर रही है, पहला वाटर और दूसरा एयर। अब वो वाटर से एयर में जा रही है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो डिस्टेंस जो लाइट यहाँ पर पड़ रही थी वो अब क्या होगी, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसलिए वो हमको उठी हुई दिखेगी। चलिए आगे हम, ये तो था एग्जांपल रिफ्रैक्शन का। आगे हम रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हम रिफ्रैक्शन को और अच्छे से समझेंगे। देखिए आपके सामने ये स्क्रीन पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है ABDC। अब इस रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की मदद से हम रिफ्रैक्शन को समझेंगे। ग्लास के एक तरफ E और F पे हमने दो पिन ले ली है, उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया है। अब हम दूसरे साइड से जब इस पिन की पोजीशन को देखेंगे, इमेज जो बनेगी वो G और F पे बन जाएगी। फिर हम उसके बाद उसी तरीके से ग्लास स्लैब को हटा करके, ग्लास स्लैब को आउटलाइन करके हटा देंगे और फिर उसके बाद हम सारी रेस को जोड़ लेंगे। जैसे G और F को जोड़ते हुए गए और CD से हमने जोड़ दिया। दूसरा हमने E और F को ये वाले इंटरफेस से जोड़ दिया। तो जहाँ पर ये पड़ रही है AB पे, उसको मैंने O पॉइंट दिया, और ये वाली जो लाइन थी वो जहाँ पर GF जो थी वो O पे पड़ रही है। अब देखिए इस इंटरफेस पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, एयर से ग्लास में लाइट ट्रेवल की। अब देखिए यहाँ पर ये है आपका इंसिडेंट रे, जो इन दोनों ऑब्जेक्ट से, यानी जो पिन है वहाँ से चल के जा रही है। जब ये ग्लास में आई तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, और क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। फिर उसके बाद फिर CD इंटरफेस पे क्या हुआ, लाइट रे फिर से ग्लास से एयर में जा रही है, यानी डेंसर टू रेयरर जा रही है। अब यहाँ पर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो रही है।
इसके बाद हमने कंक्लूड ये किया कि जो ये EF लाइन थी यानी EO जो हमारा इंसिडेंट रे है, इसको जब हमने आगे पैरेलल उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया तो हमने देखा कि ये जो इंसिडेंट रे थी, और क्योंकि यहाँ पर दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार यहाँ पर हो रहा है, दूसरा बार यहाँ पर हो रहा है, तो हम जो आखिरी में रे निकल रही है रिफ्रैक्ट होकर के, उसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। अब देखिए, जब हमने ये इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस किया, यहाँ तक लेके आए, तो हमने देखा कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे दोनों ही पैरेलल थी। बस फ़र्क इतना था कि दोनों जो हमारी इमर्जेंट रे थी वो इंसिडेंट रे से थोड़ा लेटरली डिस्प्लेस हो गई। तो इन दोनों के बीच में जो दूरी है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, जो हमारा ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है यानी LO' जो यहाँ पर हमें दिख रही है दूरी, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? जिस एंगल पे ये लाइट इंसिडेंट कराई जा रही है, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और तीसरी चीज़ ये किस पे डिपेंड करेगी? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे। ये तीन चीज़ पे डिपेंड करेगी हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे ये तीनों चीज़ बड़ी ज़्यादा होंगी, वैसे वैसे ये जो हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज़्यादा होगा। पहला क्या होगा? पहली चीज़ तो जो हम जिस पे डिपेंड करेगी वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम शॉर्ट में लिखेंगे, आप समझने की कोशिश करिएगा पूरी। दूसरा है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब की थिकनेस। तीसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जो ग्लास हमने लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो ये तो था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। चलिए आइए आगे हम देखते हैं इसके लॉस के बारे में। जैसे हमने देखा था लॉ यानी नियम के बारे में, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में देखा था, फर्स्ट लॉ हमारा वैसा ही है। हमने क्या देखा था रिफ्लेक्शन में वहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की बात की थी, यहाँ हम रिफ्रैक्टेड रे की बात करेंगे। देखिए आइए पढ़ते हैं पहले नियम को। पहला नियम ये कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, normal to the interface of two transparent media at the point of incidence all lie on the same plane। सब एक ही प्लेन पे लाई करेंगी, या तो XY प्लेन, आपने मैथ्स में प्लेन पढ़ा होगा ग्राफ पेपर पे, सेम वही चीज़ है कि XY प्लेन या फिर YZ इस टाइप से, यानी किसी एक प्लेन पेपर, जैसे आपने पेपर लिया, पेपर क्या है? केवल 2 डायमेंशन, या तो X एक्सिस या Y एक्सिस। मतलब कहने का यही है कि ये सेम प्लेन पे लाई करेगी ये सारी रेज। अब देखिए दूसरा नियम हमारा ये कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था उसका हमने साइन ले लिया, और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था उसका हमने साइन ले लिया। अब जब हमने इन दोनों का रेशियो लिया तो वो कांस्टेंट आया। बट देयर आर टू कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि गिवन कलर लाइट जो होनी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कलर की हो, तब जैसे मान लीजिए हम रेड की ही बात कर रहे हो तो रेड लाइट के जितने भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होंगे और उसके हिसाब से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कह रहा है कि गिवन पेयर ऑफ मीडिया होना चाहिए। जैसे हमने रेड लाइट को एयर टू वाटर में उसका रिफ्रैक्शन देखा, यानी यहाँ पर ये जो दो गिवन पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया और दूसरी चीज़ कलर ऑफ लाइट, इन दोनों के लिए जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, उन दोनों का साइन लेकर के जब हम रेशियो निकालेंगे दैट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट।
वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को जो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मिली है, इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम बोलते हैं, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्शन सेकेंड मीडियम में हो रहा है फर्स्ट मीडियम के रेस्पेक्ट में। ये तो हो गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं, ये है हमारे सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। You have already studied that a ray of light that travels obliquely from one transparent medium to another will change its direction in the second medium. ये आपने पढ़ा ही है डेफिनेशन में ही, अभी हमने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में। The extent of change in direction that takes place in a given pair of media is expressed in terms of refractive index, the constant appearing on the right hand side of the equation 10.4, जो हमने भी इक्वेशन देखा था, ये वाला इक्वेशन, दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट टर्म मिल रहा है वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जितने एक्सटेंट तक किस एक्सटेंट तक इस दो गिवन पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया में रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसी को हमने एक क्वांटिटी से मेजर किया, उसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अब इस रिफ्रैक्शन में जो ये लाइट ने जो जितने एक्सटेंट पे अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, वही कहलाएगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखिए, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक फिजिकल क्वांटिटी से जोड़ लेते हैं, जिसको हम स्पीड से हम जोड़ते हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, ट्रांसपेरेंट मीडियम से एक से दूसरे में, क्योंकि दोनों की डेंसिटी में अंतर आएगा, तो यानी लाइट जो पहले जिस स्पीड से चल रही थी उस स्पीड से चलते हुए वो कुछ ना कुछ उसमें अंतर पैदा करेगी, यानी वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज होगा इस लाइट की स्पीड में। तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड आ रही है, यानी पहले मीडियम की और दूसरे मीडियम की, उन दोनों की हेल्प से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकालेंगे। स्पीड इन फर्स्ट केस फर्स्ट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, उसकी हेल्प से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इक्वेट कर सकते हैं, उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वहाँ रिलेशन मिलता है हमें। अब देखिए, जैसे कि लाइट जो होती है सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ट्रेवल करती है और उसकी हाईएस्ट स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन एयर में वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है कम ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन इन कंपैरिजन टू वैक्यूम। बट अगर ये ग्लास या फिर वाटर से जाएगी तो इसमें और ज़्यादा लाइट की स्पीड में और ज़्यादा चेंजेस आएंगे। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, वो डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया। चलिए इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं। मान लीजिए हमने ये मीडियम लिया, यहाँ पर पहला मीडियम एयर है, दूसरा मीडियम ग्लास है। अब इन दोनों मीडियम में क्या होगा, इन दोनों मीडियम में लाइट जो ट्रेवल कर रही थी पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में, उसकी स्पीड में चेंजेस आएंगे। ये हमने देखा है बाय एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसमें क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट प्रोपगेट्स। अब देखिए, अगर ये सिमिलर आर्गूमेंट हम ले रहे हैं तो हम जब यहाँ से अगर मान लीजिए इस इंटरफेस पे
इस वाले इंटरफेस पे जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ से जब बाहर इमर्ज होके निकलेगी तो ग्लास टू एयर में निकलेगी। यहाँ क्या हो रहा है, जो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर होगा। तो हम उसकी मदद से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं, जैसा हमने पहले केस में निकाला था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम क्या है हमारा, एयर है। एयर इधर भी है, इधर भी है, तो उसको कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। जबकि हमने मान लिया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम जो है वो हमारा v1 है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम वो v2 है। तो चलिए आगे हम देखते हैं और इसके बारे में। अगर हमने पहला मीडियम एयर या फिर वैक्यूम, दोनों कह सकते हैं, एयर या वैक्यूम लिया है, तो जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है उस पर्टिकुलर मीडियम का, जो सेकेंड मीडियम हमने लिया है, वो हमारा उस केस में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हमने यहाँ पर मीडियम m लिया तो यहाँ पर हम उसको डिनोट करेंगे nm से। जब भी हम जो फर्स्ट मीडियम लेते हैं वो एयर या फिर वैक्यूम लें तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मिलता है वो एब्सोल्यूट मिलता है। बाकी केसेस में जो हमें मिलता है, जो हमने अभी सबसे पहले यहाँ पढ़ा था, ये क्या है, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए आपके सामने एक टेबल दे रखी है। ये टेबल में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल मीडिया के हैं। जैसे देखिए एयर का है तो बहुत थोड़ा सा ही अंतर आया है, क्योंकि हमने पहले केस में वैक्यूम लिया, दूसरे में एयर लिया, तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ होता है, और यहाँ पर थोड़ा सा उससे कुछ कम होगा, 2.9 समथिंग ऐसा ही कुछ होगा। तो क्या होगा, जो हमारा रेशियो आएगा वो 1 ना करके थोड़ा सा उससे ज़्यादा आएगा, तो 1.003 ये एयर का हो गया। फिर भी इट इज़ वेरी क्लोज टू 1, तो इसीलिए हम एयर और वैक्यूम लेते हैं। आपने कई जगह बुक में पढ़ा भी होगा इसको। ऐसे ही आइस का, वाटर का और बाकी सारे मीडियम का भी दिया गया है। चलिए हम रिफ्रैक्शन टू स्फेरिकल लेंसेज पढ़ते हैं। अब स्फेरिकल लेंसेज क्या है, स्फेरिकल लेंसेज जो हमने मिरर्स देखे थे उनसे ही मिलकर के उन्हीं से ही बना हुआ है। क्या है, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाई टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। जैसा हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, इसके दोनों या एक, चाहे जो भी हो, चाहे एक हो चाहे दोनों हो सकता है, एक प्लेन है और दूसरा कॉन्वेक्स हो जाए, या फिर एक प्लेन हो दूसरा कॉनकेव हो जाए। इस तरीके से जो भी लेंस बनेंगे, जो भी ऐसा मटेरियल बन रहा है उसको हम लेंस बोलेंगे। अब देखिए ये आपके सामने है, अब हम पढ़ेंगे इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस के बारे में। ये आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, कॉनकेव लेंस। अब देखिए हम जानेंगे कैसे कॉन्वेक्स कह दिया हमने और कैसे कॉनकेव कह दिया। ये वाला सरफेस क्या है, ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स है और इसका ये वाला सरफेस भी कॉन्वेक्स है। जो कॉन्वेक्स मिरर में जो काम होता था, यहाँ से जाने के बाद क्या करती थी, रे ऐसे डाइवर्ज करती थी और फिर इस वाले फेस पे आई तो फिर से डाइवर्ज करी, एट लास्ट ये क्या हो जाएगी, ये कन्वर्ज होकर के बाहर निकलेगी। तो यहाँ पर ये क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये क्या है, ये कॉनकेव लेंस है। इसका ये वाला साइड क्या है, जब यहाँ पर पड़ रही है तो क्या होगी, रे ऐसे हो जाएगी। तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस, ये है हमारा
कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए इसमें ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। वो क्या होता है, इसके पोल पर और इसके पोल के जस्ट मिड पे जो पॉइंट मिलता है वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर। अब ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई जो लाइन रहेगी जो कि पोल के परपेंडिकुलर है वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर देखिए दो फोकस होता है, इसको हम प्रिंसिपल फोकी भी बोलते हैं। जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हूँ, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन किसी बिंदु से पास हो किसी पॉइंट से, तो उसको हम फोकस कहते हैं। उसी तरह से जब कॉन्केव लेंस में आएगी तो वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज होगी और वो कहीं पीछे प्रोड्यूस करने पे किसी एक पॉइंट पे मिलती हुई हमें सपोज टू मीट होगी, मतलब वो एक्चुअली में मीट नहीं करेगी। तो यहाँ पर ये बिंदु क्या होगा, ये भी प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। चलिए आगे हम इसके बारे में और जानते हैं। अब हम इसके इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, ये आपके सामने। पहले हम कॉन्वेक्स लेंस के बारे में के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपके पास एट इन्फिनिटी, बियॉन्ड F2F1, एट 2F1, बिटवीन F1 एंड 2F1, एट फोकस F1, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर O, 1 2 3 4 5 6 6 हमारे केसेस बनेंगे जहाँ जो भी हमने पोजीशन ली है, जो हमने पोजीशन ली है ऑब्जेक्ट की, वो 6 पोजीशंस बनती हैं। किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और उसी के अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन, रिलेटिव इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज भी हमें पता चलेगा। हम इमेज फॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस में भी होगा। कॉनकेव लेंस में सिर्फ 2 पोजीशंस होती है जहाँ पर हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। चलिए हम इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रे डायग्राम की ज़रूरत होती है उसको हम देखते हैं। पहला रे डायग्राम हमारे सामने ये है, ये दोनों, ये वाला। इसमें कह रहा है रे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस passes through the principal focus on the other side of the lens as shown in the figure 10.13a। 13a में आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास करेगी, प्रिंसिपल फोकस से। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस में क्या होगा, इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अब देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है वो अपोजिट साइड ऑफ लेंस था, लेकिन जो पहला और यहाँ कॉनकेव लेंस के केस में जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो डाइवर्ज करेगी प्रिंसिपल फोकस पे। जब हम उसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो वो यहाँ पर से ऐसे लगेगा ये डाइवर्ज हो रही है, तो वो यहीं से हो रही है, ये कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। तो ये हुआ हमारा पहला रे डायग्राम। दूसरा रे डायग्राम ये है, जस्ट पहले वाले का अपोजिट है कि अगर प्रिंसिपल फोकस से चलती हुई आ रही है रे, कोई ऑब्लिकली पड़ रही है और वो प्रिंसिपल फोकस से हो रही है और किसी लेंस पे कहीं उसके पोर्शन पे पड़ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए कॉनकेव लेंस के केस में होगा a ray of light appearing to meet at the principal focus of a concave lens after refraction will emerge parallel to the principal axis। यहाँ पर देखिए जो अपीयर कर रही है कि वो प्रिंसिपल फोकस पे जा कर के कहीं मीट करेगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इमर्ज होने के बाद। तीसरा रे डायग्राम ये कहता है कि जब भी कोई लाइट रे, वो दोनों केसेस में है, कॉन्वेक्स
कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस के केस में है। जब भी कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई से गुज़र रही है, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन अनडेविएटेड पास हो जाएगी। चलिए हम इसको यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। A ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation. ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई वो इमर्ज करके बिना डेविएट हुए निकल जाएगी। अब देखिए, जो हमने पोजीशंस पढ़ी थी कॉन्वेक्स लेंस की, ऊपर देखी थी टेबल में, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, पहला हमारा केस क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो तो इसकी इमेज फॉर्मेशन को, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो वहाँ से हम जो भी रे लेते हैं वो हमेशा पैरेलल बीम ही लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने सपोज़ किया ये पैरेलल बीम जो आ रही है ये इन्फिनिटी से ही चली आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या करेगी, क्योंकि ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थे तो ये सब क्या करेंगी, जा कर के फोकस पे कन्वर्ज करेंगी। तो इससे हमें क्या मिलता है, इमेज जो हमें इमेज मिलेगी वो हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, इरेक्ट नहीं इन्वर्टेड मिलेगी, और क्या मिलेगी, रियल मिलेगी। हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी और इरेक्ट मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, रियल मिलेगी, और अपोजिट साइड ऑफ लेंस पे इसकी पोजीशन रहेगी। दूसरे केस में देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में रखा है। 2f1 क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। उसी का दुगना जब हमने किया तो वो कहलाएगा, वो जहाँ पर होगा वो 2f1 कहलाएगा, उसकी पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रखा है, यहाँ से हमें कोई भी इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 रेस की ज़रूरत पड़ती है। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो क्या करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो अनडेविएटेड पास हो जाएगी। ऑब्जेक्ट, अब देखिए हमें ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है, ऑब्जेक्ट F2 और 2F2 के बीच में मिल रहा है। पहला कहाँ मिला था, F2 में मिला था, अब F2 और 2F2 के बीच में मिलेगा। इन्वर्टेड रहेगा, रियल रहेगा और डिमिनिश्ड रहेगा, और अदर साइड ऑफ लेंस के बनेगा। अब देखिए तीसरा इमेज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमने रखा है 2f1 पे। अब यहाँ से हमने जब रे डायग्राम लिया, पहला प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारे केसेस में होगा, हम 2 ही लेंगे। पहला लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी। इमेज कहाँ मिल रही है, 2f2 पे मिल रही है, इन्वर्टेड मिल रही है, रियल मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रेज़ है वो सब जाके एक्चुअली में मीट कर रही हैं, इसीलिए जितने भी इमेजेस मिलेंगी सब रियल मिलेंगी और ऑफ सेम साइज होगी, और लेंस के अपोजिट साइड में बनेगी इमेज। चौथा है 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो, यहाँ पर जो हमें इमेज मिलेगी वो कहाँ मिलेगी, 2f2 के बियॉन्ड मिलेगी। पहली कहाँ मिली थी, फोकस जब इन्फिनिटी पे था, फिर उसके बाद जब इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट था तो f2 और 2f2 के बीच में हमें इमेज मिली, और तीसरा हमें मिला जब 2f2 पे था तो 2f1 पे हमें 2f1 पे जब हमारा ऑब्जेक्ट था तो 2f2 पे हमें इमेज मिली, और जब हम 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट रखे तो हमें इमेज कहाँ मिली, 2f2 के बियॉन्ड मिली। अब यहाँ पर जो इमेज मिली है ये भी इन्वर्टेड है, रियल है, और ये क्या है, ये इनलार्ज्ड है, बड़ी हो गई है उससे। अब देखिए पांचवा हमारा है जब फोकस में रहेगा,
फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ पर मिलेगी जो इमेज हमें वो, क्योंकि ये पैरेलल रेस है तो यानी क्या हम सपोज कर रहे हैं कि ये जा कर के इन्फिनिटी पे कहीं बनेगी, यानी इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे होगा और ये बहुत ही इनलार्ज्ड होगा क्योंकि आप देख रहे हैं ये रे कहीं बहुत दूर जाके मिलेगी और प्रिंसिपल एक्सिस से उतना ही नीचे जा रही है, तो यानी क्या हो रहा है, इससे बड़ी ही हो रही है, तो ये क्या हो गई, हाईली इनलार्ज्ड हो गया, रियल रहेगी और इन्वर्टेड रहेगी, लेंस के अपोजिट साइड पे बनेगी। आखिरी है हमारा ऑब्जेक्ट हमने लिया F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो जो हमें इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर जब हमने रे डायग्राम बनाया तो इस तरफ डाइवर्ज कर रही है, हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं यहाँ जा कर के मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली में तो ये मीट नहीं कर रही है ये रेस, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वर्चुअल इमेज मिलेगी हमें और ये इनलार्ज्ड भी है, बट यहाँ पर क्या है, ये सेम साइड ऑफ लेंस पे बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी खड़ी है। अब देखिए हम कॉनकेव लेंस के बारे में, कॉनकेव लेंस का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। पहला क्या है, अगर लाइट रे कहीं इन्फिनिटी पे है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी और अपीयर टू मीट एट फोकस, फोकस पे कहीं जा कर के अपीयर करेगी, मीट, तो इसलिए इमेज जो बनेगी वो यहाँ बनेगी। अब ये क्या है इमेज, ये है हाईली डिमिनिश्ड। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कॉनकेव लेंस के केस में जो इमेजेस बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्योंकि सपोज टू मीट अपीयर कर रही है, मीट करती हुई, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है और ये इरेक्ट मिलेगी। दूसरा केस देखिए, ऑब्जेक्ट हमारा ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा हो, तो जो हमें इमेज फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑप्टिकल सेंटर और F1 यानी फोकस के बीच में मिलेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी। चलिए साइन कन्वेंशन क्या था, साइन कन्वेंशन जैसे हमने पिछले में पढ़ा था मिरर के केस में, वैसे यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो डिस्टेंस होगी, जो उसकी लंबाई लेंथ होगी, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से हम उसको मेजर करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगे तो निगेटिव डायरेक्शन होगी। सेम केस, अगर लेंस लिया हमने, ये उसका पोल हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर, जब हम इस पोल के राइट हैंड साइड में आ रहे हैं, यानी जो हमारा राइट हैंड है उस तरफ आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन और ये निगेटिव डायरेक्शन, तो ये हमारा हो गया साइन कन्वेंशन। यानी इमेज अगर इधर बन रही है तो उसके आगे हम यहाँ से दूरी ले करके और आगे माइनस साइन लगा देंगे, और ऑब्जेक्ट अगर इधर बन रहा है कॉन्वेक्स केस में तो ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर बन रहा है तो वहाँ पर आगे हम पॉजिटिव साइन लगा देंगे। सिमिलरली अगर इसकी हम लेंथ को देखें तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी वो ऊपर की साइड है तो वो पॉजिटिव, और इमेज की जो लेंथ है वो नीचे साइड तो वो नेगेटिव। ऐसे ही कॉनकेव में भी होगा, ऊपर नीचे, ऊपर जाने पे पॉजिटिव, नीचे जाने पे नेगेटिव, राइट हैंड साइड जाने पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड जाने पे नेगेटिव। अब ये आपके सामने है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला में आप ये टर्म्स को समझ लीजिए। यू वी एफ क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, कहाँ से है, ऑप्टिकल सेंटर से। वी क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो दूरी है इमेज की। एफ क्या है, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी। तो जो लेंस फार्मूला हमारे सामने आता है वो ये आता है 1/v माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर उसको स्किप करते हैं।
ये लेंस फार्मूला हर मतलब दिस लेंस फार्मूला इज़ वेरी जनरल, और ये ऑल सिचुएशंस में, यानी स्फेरिकल लेंस का कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो कॉन्वेक्स के केस का हो, चाहे कॉनकेव के केस का हो, और चाहे वो ऑब्जेक्ट और इमेज की कोई भी पोजीशन हो, सब जगह ये वैलिड है। बस यहाँ पर हमें साइन कन्वेंशन का ध्यान देना है। अब आगे देखिए ये मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है? मैग्नीफिकेशन वो होता है जब इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितनी ज़्यादा बड़ी, उसकी तुलना में बड़ी छोटी क्या हो रही है उसके रिलेटिव, उसी को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस सिमिलर टू दैट फॉर स्फेरिकल मिरर is defined as the ratio of height of the image and the height of the object. It is represented by the letter M. If h is the height of object and h dash is the height of image given by a lens, then the magnification produced by the lens is given by this. M is equal to height of image upon height of object is equal to h dash upon h. Magnification produced by a lens is also related to the object distance u and image distance v. This relation is given by, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी जो हमने बताया था u और इमेज डिस्टेंस v से भी इसको हम जो है रिलेट करते हैं, तो वो आता है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, अब यहाँ पर h डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज है, तो हम ऊपर क्या लेंगे? इमेज डिस्टेंस लेंगे, और नीचे क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे u। तो यानी ये भी एक हमारे सामने फार्मूला बन के आता है। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप कर लीजिएगा, और इस लेक्चर में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, जिससे कि हम आपके सारे डाउट्स कोशिश करें कि सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, 100% देंगे कि कोई भी डाउट्स ना रह जाए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड एंड वेरी वेरी थैंक्स।